माय नेम इज़ अब्दुल्ला मोमिन, माय क्वालिफिकेशन इज़ एमएससी बीएड और हम सुपर पोजिशन पढ़ने वाले हैं। पढ़ चुके मतलब पढ़ रहे हैं, स्टार्ट कर चुके हैं। यहाँ पे डेली 4 बजे मैं आपको मिल जाऊँगा। आपके एग्ज़ाम तक हूँ मैं, एग्ज़ाम के बाद भी रहूँगा, बट तुम्हारा काम क्या है, एग्ज़ाम के बाद तो कोई तुम लोग पूछोगे नहीं मेरे को। सर जल्दी शुरू करो। हाँ बस स्टार्ट कर रहे हैं। तो जो टाइम टेबल आया है ना वो ऑफिशियल वेबसाइट पे, टाइम टेबल जो है वो ऑफिशियल वेबसाइट पे आया है महाराष्ट्र बोर्ड की। मतलब दैट्स इट, हो गया टाइम टेबल डन। 100% समझ लो। अब 100% में मैं कंसिडर करता हूँ 99%। अब ये 1% क्यों नहीं कंसिडर करता, क्योंकि अभी क्या होगा, हो सकता है कुछ टीचर्स चले जाए कोर्ट में, हाई कोर्ट में चले जाए केस कर दे, सुप्रीम कोर्ट में चले जाए केस कर दे, फिर वो केसेस चलते रहते हैं और फिर तुम परेशान रहोगे। तारीख पे तारीख ऐसा वाला डायलॉग सुने हो? तो केस हो भी गया तो तारीख पे तारीख आते रहेगी और फिर हो सकता है 22 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट बोल दे या हाई कोर्ट बोल दे नहीं होगा एग्जाम 23 और बच्चे वेट कर रहे थे। तो अपनी पढ़ाई जारी रखो, अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दो। नहीं किए हो तो बहुत कम टाइम रह गया है। 60 डेज पकड़ के चलो। 60 डेज में आपको 12 12 12, अगर आप, अरे भैया रीसेंट टाइम टेबल क्या होता है, ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाओ ना, महाराष्ट्र बोर्ड की ऑफिस। अब तुम यहाँ पे इंटरनेट है तो तुमको तो कुछ पीडीएफ वगैरह सब मिल जाएगा। महाराष्ट्र बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट, महाराष्ट्र बोर्ड ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाओ। चलो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? अभी तक हम प्रोग्रेसिव वेव उसकी प्रॉपर्टीज पढ़े, स्टेशनरी वेव्स और उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ लिए। तो आज ये दोनों का कंपैरिजन मैं नहीं करूंगा, आप लोग बताओगे क्या रहेगा कंपैरिजन, प्रोग्रेसिव वेव में क्या होता है और स्टेशनरी वेव में क्या होता है, उसको कंपेयर करेंगे। फिर फ्री एंड फोर्स वाइब्रेशन पढ़ेंगे, फिर हार्मोनिक्स एंड ओवरटोन पढ़ेंगे और फिर एंड में एंड करेक्शन पढ़ेंगे। एंड करेक्शन लेक्चर के एंड के पार्ट में पढ़ेंगे। तो कंपैरिजन ऑफ प्रोग्रेसिव वेव एंड स्टेशनरी वेव। प्रोग्रेसिव वेव क्या होती है? A wave which is continuously traveling in a same direction in a same medium is called as progressive wave। जा रही है जा रही है जा रही है जा रही है जा रही है, रुकने का नाम नहीं ले रही है, ये प्रोग्रेस करते गई आगे बढ़ते गई। तो ये आगे स्टेशनरी वेव एक जगह रुकी हुई है। और ये कैसे, ये डेफिनेशन है। हाँ, फर्स्ट पॉइंट मतलब डेफिनेशन। when two identical waves traveling along the same path in opposite direction interfere with each other, resultant wave is called as stationary wave। पढ़े थे कल। the disturbance travel from one region to other with some velocity। आगे बढ़ रही है बढ़ रही है बढ़ रही है, मूव कर रही है कर रही है कर रही है, मतलब कुछ ना कुछ वेलोसिटी है। डिस्टर्बेंस रिमेन्स इन अ रीजन वेयर इट प्रोड्यूस। सितार या गिटार की स्ट्रिंग के बीच में ये वेव घूमते रह जाएगी, है ना। सितार और गिटार, गिटार की स्ट्रिंग देखे हो, कपड़ा डालते हैं घर में, रस्सी बांधते हैं, वो रस्सी पे को आप प्लग कर दो तो ये आगे बढ़ते जा रही है बढ़ते जा रही है, नहीं, ये अपनी जगह पे फंस के रह गई है, क्रस्ट ट्रफ में, ट्रफ क्रस्ट में। डिस्टरबेंस एक ही जगह पे है, वो आगे नहीं बढ़ रहा है तो इसकी वेलोसिटी जीरो। जो आगे गई वो पॉजिटिव, जो पीछे आई वो निगेटिव, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। एम्पलीट्यूड ऑफ ऑल द पार्टिकल्स आर सेम, एम्पलीट्यूड्स आर डिफरेंट। नोड वाले पार्टिकल का एम्पलीट्यूड जीरो होता है, एंटी नोड वाले पार्टिकल का एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होता है। ये पढ़े थे, हर पार्टिकल का एम्पलीट्यूड चेंज होगा, 0 to a होता है। All the particles do not cross their mean position simultaneously।
वेव बढ़ रही है आगे, रोप को आप पल्स दे रहे हो, तो सब पार्टिकल्स मीन पोजीशन एक साथ क्रॉस नहीं करते, वन बाय वन वो क्रॉस करेंगे। बट स्टेशनरी वेव में ऐसा नहीं होता है। ये क्रस्ट था, ये थोड़ी देर बाद नीचे आके यहाँ पे आएगा, फिर नीचे आएगा, फिर स्ट्रेट हो जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा। एक साथ पार्टिकल का मोशन होगा, मेन पोजीशन सब एक साथ क्रॉस करेंगे। यहाँ पे सब पार्टिकल्स मोशन में होते हैं, यहाँ पे नोड वाले पार्टिकल को छोड़ के बाकी सब पार्टिकल का मोशन हो रहा होता है। नोड वाले पार्टिकल अपनी जगह पे है। वेव एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, एक रूम से दूसरे रूम तक गई तो प्रोग्रेसिव वेव, मतलब एनर्जी ट्रांसफर हुई। यहाँ पे एनर्जी ट्रांसफर नहीं हुई, एनर्जी एक जगह पे थी। तो ये है कंपैरिजन। ये तुम्हारी टेक्स्ट बुक में दिया होगा 5-6 पॉइंट, और मिक्स दिया होगा। फर्स्ट पॉइंट में लिखा होगा प्रोग्रेसिव और स्टेशनरी दोनों, सेकंड पॉइंट में ये दोनों पॉइंट, थर्ड पॉइंट में ये दोनों दोनों के पॉइंट्स लिखे। मैं ऐसा टेबल बना के बता दिया। टेबल बना के बताओगे तो याद रहेगा। ऐसा समझ में आ गया। ये थोड़ा ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी प्रोग्रेसिव वेव और स्टेशनरी वेव बहुत डिटेल में पढ़े हैं हम। अभी किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है। यहाँ पे जो पेज आपके सामने ओपन है प्रोग्रेसिव वेव और स्टेशनरी वेव का, कोई भी पॉइंट ऐसा है क्या जिसमें आपको डाउट है? जल्दी से पूछो। एनी डाउट, एनी डिफिकल्टी कि आगे बढ़ने का, प्रोग्रेस करने का कि रुके रहने का? अरे मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या तुम लोग को? प्रोग्रेस करूं या रुके रहूं? प्रोग्रेस, प्रोग्रेस करना है, चलो वेरी गुड। तो अब प्रोग्रेस करते हुए हम आ जाते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट है फ्री वाइब्रेशन एंड फोर्स वाइब्रेशन। अब एक बात ना एकदम ध्यान में बैठा लो, वाइब्रेशन और ऑसिलेशन में कुछ डिफरेंस नहीं है। ऑसिलेशन मतलब बहुत स्लो स्लो मोशन हो रहा है तो ऑसिलेशन बोल सकते हैं, और वही मोशन अगर बहुत रैपिडली हो रहा है तो उसको वाइब्रेशन बोलेंगे। अगर पार्टिकल टू एंड फ्रो मोशन स्लोली कर रहे हैं, आराम से आगे जा रहे, पीछे आ रहे, आराम से, स्पीड ज्यादा है तो वाइब्रेशन, स्पीड कम है तो ऑसिलेशन। एक ही टाइप का मोशन है, कुछ डिफरेंस नहीं है। तो अब फ्री ऑसिलेशन और फ्री वाइब्रेशन क्या होता है, तो इसकी डेफिनेशन क्या है वो देख लेते हैं। When a body capable of oscillating is displaced from its equilibrium position and released, it makes oscillation which are called as free vibration. फ्री फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन इज कॉल्ड एज नेचुरल फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करेगा वो फ्रीक्वेंसी को हम नेचुरल फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। एग्जाम्पल दिया है, व्हेन अ सिंपल पेंडुलम इज पुल्ड असाइड एंड रिलीज्ड, इट परफॉर्म्स फ्री वाइब्रेशन विथ इट्स नेचुरल फ्रीक्वेंसी। एक सिंपल पेंडुलम है, वो अभी इक्विलिब्रियम पोजीशन में है, ऑसिलेट करना आप ही आप नहीं स्टार्ट होगा, आपको इसको लेके जाना पड़ेगा एक्सट्रीम पोजीशन पे, इसको डिस्प्लेस करना पड़ेगा। मेन पोजीशन से हटा दोगे, फिर रिलीज कर दोगे, यहाँ पे लाके छोड़ दिए, एक्सट्रीम पोजीशन पे लाके छोड़ दिए, रिलीज कर दिए, तो ये ऑसिलेट करना स्टार्ट कर देगा। तो ये ऑसिलेशन को हम, ये वाइब्रेशन को फ्री वाइब्रेशन बोलते हैं। और ये कुछ फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करेगा ना, फ्रीक्वेंसी मतलब कुछ नंबर ऑफ वाइब्रेशन होने वाले हैं। अगर यहाँ पे कुछ नंबर ऑफ वाइब्रेशन हो रहे हैं तो उसको फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। सपोज आप रिलीज कर दिए, आप उसको पुश नहीं किए, कोई भी फोर्स नहीं अप्लाई करना है, एक्सट्रीम पे ला, यहाँ पे ले जाके छोड़ दोगे, यहाँ पे ले जाके छोड़ दोगे, तो वो जो फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करेगा वो फ्रीक्वेंसी को हम बोलेंगे नेचुरल फ्रीक्वेंसी।
क्या हुआ सर? विस इज ब्रिज, क्या बोल रहे हो विशाल? वाइस इज ब्रिज, नहीं, आवाज सही नहीं आ रही है क्या? आवाज नहीं आ रही है मेरी तुम लोग को? आ रही है, हबीबा को आ रही है, अशरफ को आ रही है, अरे कोई है, अरे क्यों है? आ रही है, आ रही है, ठीक है ठीक है, आ रही है तो अच्छी बात है। नहीं आ रही है तो थोड़ा सी आप ऐप से एक बार एग्जिट होके फिर से आ जाओ, लेक्चर ब्रेक हो रही है। एक बार लेक्चर से एग्जिट होके फिर से आ जाओ तो मसला हल हो जाएगा। फटके आ रही है, फट के आ रही है। रुको, मेरे को मेरा गला साफ करने दो तो अब क्लियर आ रही है क्या? रिफ्रेश योर पेज, ये नून एकेडमी वाले एडमिन भाई अपने बोल दिए रिफ्रेश करो पेज जल्दी जल्दी। जिसको भी कुछ प्रॉब्लम है रिफ्रेश करो। अच्छा, ये समझ में आया, ये जो मैं पढ़ाया वो समझा? फ्री वाइब्रेशन में किसी को कुछ डाउट है क्या? आगे बढ़ने का क्या? बस इतना ही लिखना है, पूछो ना व्हाट इज फ्री वाइब्रेशन, तो यही है तुम्हारा आंसर। व्हेन अ बॉडी इज कैपेबल ऑफ ऑसिलेटिंग इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन एंड रिलीज्ड, it starts oscillation or it will start making oscillation. This type of oscillation is called as free oscillation or free vibration, and the frequency of vibration is called as natural frequency. और अगर एग्जाम्पल एक्सप्लेन ऐसा पूछ लिया तो एग्जाम्पल भी देना है। तो क्लास में, अरे सॉरी, क्वेश्चन में अगर एक्सप्लेन आ गया, एक्सप्लेन फ्री वाइब्रेशन, तो आपको एग्जाम्पल लिखना ही है। एक्सप्लेन का मतलब ही होता है एग्जाम्पल लिखना। और सिर्फ पूछ रहा है व्हाट इज या डिफाइन फ्री वाइब्रेशन, तो बस डेफिनेशन लिख दो और ये फ्रीक्वेंसी का भी लिख दोगे तो अच्छा रहेगा। सिर्फ डेफिनेशन पूछेगा तो 1 मार्क्स और एक्सप्लेन वाला पूछेगा तो 2 मार्क्स। तो फिर आपको ये तीनों पॉइंट्स लिखना पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट है, आगे टाइम टेबल कौन बोला? अरे तुम बोले, मेरे को तो पता ही नहीं चला, आ गया, थैंक यू। फोर्स वाइब्रेशन, फोर्स वाइब्रेशन में क्या होगा, फोर्स लगाओगे और उसको फोर्स करते रहोगे तो वो अपना वाइब्रेशन स्टार्ट करेगा या स्टार्ट रखा रहेगा। क्या होगा, अब आप क्या किए थे इससे पहले कि एक सिंपल पेंडुलम था, इसको डिस्प्लेस करके छोड़ दिए थे। तो जब आप इसको डिस्प्लेस करके छोड़ दिए थे तो ये ऑसिलेट करना स्टार्ट कर दिया था, और थोड़े टाइम के बाद 4 मिनट, 4 घंटा, 4 दिन, 4 महीने के बाद ये रुकने वाला है ना। कुछ टाइम के बाद स्टॉप हो जाएगा, सफिशिएंट टाइम के बाद, अच्छा खासा टाइम दे देना है, अपने को खाना वाना खा के सो जाना है तो ये रुक जाएगा, तो ये वाला फ्री बोल देंगे। बट अगर मेरे को ये वाइब्रेशन कंटिन्यू रखना है तो मैं यहाँ से क्या करूँगा, फोर्स अप्लाई करते रहूँगा। यहाँ पे रिलीज किया था, वो एक ऑसिलेशन करके वापस आएगा जब, तो मैं उसको धक्का दे दूंगा। फिर वो दूसरा ऑसिलेशन करके वापस आएगा तो फिर से धक्का दे दूंगा। तीसरा ऑसिलेशन करके वापस आएगा तो फिर से धक्का दे दूंगा। जब जब वो ये पॉइंट पे आता जाएगा मैं धक्का देते जाऊंगा। तो अब वाइब्रेशन रुकने वाला है क्या? नहीं। तो ये जो मैं धक्का दे रहा हूँ
इसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल फोर्स लगा रहा हूं। क्या लगा रहे हैं हम? एक्सटर्नल फोर्स। तो अब हम बोलेंगे दिस बॉडी इज वाइब्रेटिंग अंडर द एक्सटर्नल फोर्स। द वाइब्रेशन ऑफ अ बॉडी under the action of external periodic force in which body vibrates with the frequency equal to the frequency of। अब देख लो यहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ पे मैं यहाँ पे लाके रिलीज किया, ये एक ऑसिलेशन किया तो मैं कितना फोर्स लगाऊंगा? एक बार। ये दूसरी बार ऑसिलेशन कंप्लीट करेगा तो मैं दो बार फोर्स लगा दिया। फिर ये तीसरा ऑसिलेशन कंप्लीट करेगा तो मैं तीन बार फोर्स लगाऊंगा। नंबर ऑफ ऑसिलेशन, जितनी बार ऑसिलेशन किया उतनी बार मैं फोर्स लगाया। क्या? नंबर ऑफ टाइम्स आई एम अप्लाइंग द एक्सटर्नल फोर्स। सही है या गलत? जितनी बार बॉडी ऑसिलेट हुई उतनी बार मैं फोर्स लगाने वाला हूँ। तो मैं क्या बोलूँगा कि ये जो वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी है वो एक्सटर्नल फोर्स की फ्रीक्वेंसी के इक्वल है। नंबर ऑफ टाइम्स मतलब फ्रीक्वेंसी। तो जितनी बार मैं फोर्स लगा रहा हूँ उतनी बार ये ऑसिलेट कर रहा है। हाँ होगा। other than its natural frequency are called force vibration। नेचुरल फ्रीक्वेंसी के अलावा। एग्जाम्पल, पुशिंग अ चाइल्ड कंटिन्यूअसली। एक बच्चे को झूले पे बैठा के आप कंटिन्यूअसली उसको धक्का दे रहे हो तो वो हो जाता है फोर्स वाइब्रेशन। बचपन में झूले हो ना, झूला, कंटिन्यूअसली उसको धक्का दे रहे हो, कंटिन्यूअसली उसको पुश कर रहे हो। आप एक जगह पे खड़े हो ना, कि दौड़ते हुए बीच बीच में फोर्स लगा रहे हो। आप एक जगह पे खड़े हो और वो जब भी रिटर्न आता है आप फोर्स लगाते हो, तो उसको हम बोलते हैं फोर्स वाइब्रेशन। प्रैक्टिकल भी होगा, थ्योरी भी होगा। तुम यही पूछते रह जाओगे साल भर कि सर एग्जाम होगा क्या, और एग्जाम का टाइम टेबल आते रहेगा, डेट आते रहेगी, पेपर होते रहेंगे। ये चीज तो पूछना ही नहीं है, प्रैक्टिकल होगा प्रैक्टिकल होगा। कॉलेज में कुछ कराए नहीं, क्या बोलने का आप कॉलेज वाले को। करा देंगे, 10 दिन में प्रैक्टिकल तुम्हारा कंप्लीट करा देंगे। 5 लॉन्ग एक्सपेरिमेंट कराएंगे, 5 शॉर्ट एक्सपेरिमेंट कराएंगे, 5 एक्टिविटी कराएंगे। कितना दिन लगने वाला है? 15 डेज। आपका पेपर है 23 को। आपको 1 से 15 अप्रैल तक प्रैक्टिकल बता देंगे। 16 अप्रैल से 22 तक एग्जाम ले लेंगे प्रैक्टिकल, और उसके बाद 23 से आप थ्योरी दे दो। जो लिखना है उसका क्या, हैंडबुक ले लो, पढ़ते रहो। बेटा सब तुमको करना है। प्रैक्टिकल तुमको पढ़ना है, प्रैक्टिकल तुमको करना है। 15 दिन में तुमको कॉलेज में बुलाएंगे, 15 दिन में प्रैक्टिकल कंप्लीट करवा देंगे। फिर अगले हफ्ते उसका एग्जाम ले लेंगे। आपको हैंडबुक ले लेना है, पढ़ते रहना है। जो लिखना है वो भी पढ़ते रहना है, जो नहीं लिखना है वो भी पढ़ते रहना है। हाँ, तुम लोग कंप्लीट करोगे ना सब। तो हम आप टीचर लोग तो कंप्लीट करके देंगे नहीं तुमको तुम्हारी जर्नल। बहुत मसला है, बहुत मसला है। क्या करने का? पढ़ाई कब करे? आज से। अभी साल भर से क्या कर रहे थे? साल भर से यही पूछ रहे थे प्रैक्टिकल होगा कि नहीं, एग्जाम होगा कि नहीं, साल भर से यही पूछ रहे थे। ये पूछने से अच्छा पढ़ाई करते रहो। वेरी गुड। चलो नेक्स्ट, फ्री वाइब्रेशन, फोर्स वाइब्रेशन, और उसके बाद आ जाता है हार्मोनिक्स एंड ओवरटोन। नहीं हो पाता भैया, नहीं हो पाता तो ये तो फिर मसला है।
कैसे नहीं हो पाता? जब पढ़ने बैठते हो टीवी देखने का मन करता है, जब पढ़ने बैठते हो इंस्टाग्राम यूज करने का मन करता है, जब पढ़ने बैठते हो याद आ जाता है ये सीरियल आने वाला है, जब पढ़ने बैठते हो बहुत सारे डिस्ट्रक्शन आते रहते हैं, है ना। तो अब तो वो तो मसला तुम्हारा है, तो वो मसला तो तुम्हारा है। अब तुमको इंस्टाग्राम यूज करना है या पढ़ाई करना है, तुमको फेसबुक यूज करना है या पढ़ाई करना है, तुमको वेब सीरीज देखना है, टीवी देखना है या पढ़ाई करना है, तुमको फ्रेंड्स के साथ घूमना है या पढ़ाई करना है, तुमको सारे फंक्शंस अटेंड करना है, शादी ब्याह या पढ़ाई करना है, तो वो तो तुम डिसाइड करो ना बेटा, वो तुम्हारी चॉइस है ना। फोन आ गया, दोस्त बुला लिया, सर पढ़ाई नहीं हो पाई, तो वो तो तुम्हारे ऊपर था, वो तो पकड़ के घसीट के लेके नहीं गया था। तो ये चीज चूज करना है या ये चीज चूज करना है वो तुम्हारे ऊपर है। करोगे तो होगा, करने वाले कर रहे हैं। आप मैं बताऊं एक बात, दिन भर में 24 घंटा होता है, 24 घंटे में से ना एक स्टूडेंट से मेरी बात हुई, वो 13-13 घंटा पढ़ रहा है। बोलता है सर मैं 12 से 13 घंटा सिर्फ पढ़ाई करता हूँ, सेल्फ स्टडी। क्लासेस जा रहे हैं, कॉलेज बंद है, चलो ठीक है, क्लासेस जाता है बट कॉलेज बंद है, उसके अलावा घर पे बैठ के 13-13 घंटा पढ़ता है। अब मैं बोला भैया 13 घंटा कैसे पढ़ लेते हो, क्योंकि मैं भी 13 घंटा बैठूंगा तो नहीं। बोलता है सर मेरे को अच्छा लगता है, पढ़ाई करता हूँ तो मेरे को एक आंसर याद हो जाता है तो मेरे को मजा आती है। तो उसका हो गया है आधा फिजिक्स। बोल रहे सर अगले महीने तक और हो जाएगा, अगर यही स्पीड रही तो वो लोग तो कर रहे हैं ना बेटा, उनके लिए भी कोरोना है, तुम्हारे लिए भी कोरोना है, उनका भी कॉलेज बंद है, तुम्हारा भी कॉलेज बंद है। उनके पास भी चॉइस थी कि पढ़ाई करना है कि फ्रेंड्स के साथ घूमना है, उनके पास भी चॉइस थी पढ़ाई करना है कि फैमिली का फंक्शन अटेंड करना है, बट वो कर रहे हैं सेक्रीफाइस, किसके लिए, पढ़ाई के लिए। तो फिर वो तुमको डिसाइड करना है। तुम एक्सक्यूज ढूंढोगे तो एन नंबर ऑफ एक्सक्यूज मिल जाएंगे। सर कॉलेज नहीं स्टार्ट है, सर कैसे पढ़े, ऑनलाइन नहीं जमता है। कॉलेज नहीं स्टार्ट है वो जाने दो, तुमको पढ़ाई करना है तो हो ही रही है पढ़ाई, कितने तो ऑनलाइन है। कॉलेज में सिर्फ टाइम पास होता है, कॉलेज में पढ़ाई नहीं होती। एक साल नहीं, टाइम टेबल बना के 2-3 महीना पढ़ लो। हम्म। तो वो अब तुम्हारे ऊपर है, तुम क्या चूज करते हो। जो बच्चा 90% स्कोर किया था, उसका भी सिलेबस वही था, उसकी भी बुक वही थी, उसके पास भी दिन में 24 घंटे थे। जो बच्चा फेल हो गया, फिर वो यही बोलते रह जाएगा साल भर, कॉलेज नहीं चालू था, हम लोग कैसे करते, पढ़ाई नहीं हुई, डाउट्स कैसे पूछते, टीचर्स अवेलेबल नहीं थे। प्रॉपर गाइडेंस क्या चाहिए बोलो। नून एकेडमी पे तुमको फिजिक्स के कितने टीचर्स मिले, नून एकेडमी पे फिजिक्स के कितने टीचर्स, कितने ग्रुप्स है। कम से कम 3 टीचर है, वही चीज पढ़ा रहे हैं, वही सिलेबस, तुम्हारे पास चॉइस है, कोई भी ज्वाइन कर लो, या तो तीनों को सुन लो, जिसका मेथड अच्छा लगे वो पढ़ो। केमिस्ट्री के भी ऐसे ही एक थोड़ी ना होगा, केमिस्ट्री के भी 2-3 होंगे, मैथ्स का भी एक थोड़ी ना होगा, तुम्हारे पास ऑप्शंस देखो कितने हैं। एक चीज को 3 बार पढ़ लोगे, 3 मेथड होगा, 3 अलग अलग टीचर का, फिर मेथड चूज कर लो, जो मेथड तुमको अच्छा लगता है वो यूज करो। अब तुमको साल भर एक्सक्यूज देते रहना है, बाकी मेहनत करने वाले तो कर रहे हैं, पढ़ाई करने वाले कर रहे हैं, उनके लिए भी कोरोना है, उनका भी कॉलेज बंद है।
हार्मोनिक्स एंड ओवरटोन, चलो ठीक है, आ जाते हैं। हार्मोनिक्स एंड ओवरटोन। तो आज से पढ़ाई स्टार्ट कर दो। 60 days, 60 chapter, that should be your aim। 60 days, 60 chapter स्टार्ट कर दो। करने वाले 13-13 घंटा पढ़ के कर लेंगे, तुम बोलते रह जाओगे सर चैप्टर बहुत हार्ड है, चैप्टर बहुत बड़ा है, सर नोट्स नहीं है। तो साल भर क्या किए तो वो देख लो, और अभी भी टाइम खत्म नहीं हुआ है। ये 60 दिन में से एक एक मिनट आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। हार्मोनिक्स एंड ओवरटोन आ जाते हैं भैया। अब देखो, जब गिटार की स्ट्रिंग को हम वाइब्रेट करते हैं ना, सर वॉइस अटक रही है। अब क्या किया, मैं गिटार की स्ट्रिंग को वाइब्रेट किया, तो यहाँ पे ना कुछ बाउंड्री कंडीशन होती है। बाउंड्री कंडीशन क्या मतलब क्या है, मेरे को कुछ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे ही साउंड सुनाई देगा, मेरे को हर फ्रीक्वेंसी पे साउंड नहीं सुनाई देगा। मैं अगर फ्रीक्वेंसी 10 हर्ट्स रखूंगा तो साउंड हो सकता है मिले या ना मिले। मैं अगर 20 हर्ट्स रख रहा हूँ तो साउंड मिल रहा है, मैं अगर 30 हर्ट्स रख रहा हूँ तो साउंड नहीं मिल रहा है, मैं अगर 40 हर्ट्स रख रहा हूँ तो साउंड मिल रहा है। इसको हम बोलते हैं बाउंड्री कंडीशन। हर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में होता है, सितार, गिटार, वायलिन, फ्लूट। तो ये सब की ना एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी रहती है, जो फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट होने के बाद ही ये क्या करते हैं, साउंड प्रोड्यूस करते हैं। तो अब एग्जाम्पल ले लेते हैं गिटार। एक गिटार की को स्ट्रिंग को मैं प्लग करता हूँ या वाइब्रेशन में सेट करता हूँ, और ये स्ट्रिंग, ये जो वाइब्रेशन हुआ उसमें मैं बोलता हूँ मेरे को साउंड सुनाई दिया 100 हर्ट्स पे। 100 से कम रखे थे तो साउंड नहीं सुनाई दिया। फर्स्ट साउंड कहाँ पे मिला, 100 पे। फिर उसके बाद 101, 102, 103 सब करके देख लिए, नहीं मिला। नेक्स्ट दूसरी बार साउंड मिला 200 हर्ट्स पे। ये हर इंस्ट्रूमेंट का होता है, बाउंड्री कंडीशन होती है, कुछ फ्रीक्वेंसी पे ही साउंड सुनाई देता है। थर्ड साउंड कब मिला, 300 हर्ट्स पे। तो आप फोर्थ साउंड कब सुनाई देगा बता सकते हो क्या, फोर्थ साउंड कब सुनाई देगा, 400 पे। वेरी गुड। तो अब आप तुमको समझ में आ गया ना। तो सबसे कम फ्रीक्वेंसी जिसपे साउंड मिल रहा है कौन सी है वो फ्रीक्वेंसी, सबसे कम फ्रीक्वेंसी जिसपे साउंड मिल रहा है, इसको ही हम बोलते हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। 100 है, 99 पे साउंड नहीं मिलेगा, 100 पे मिलेगा, 200 पे मिलेगा, 300 पे मिलेगा। तो ये वाली फ्रीक्वेंसी है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। इसको मैं लिखूंगा n, बट अगर मैं इसको n लिख रहा हूं तो इसको n1 कर देता हूं, इसको n2, इसको n3। समझ में आ रहा है क्या। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी मतलब लोएस्ट फ्रीक्वेंसी at which a given musical instrument is producing a sound। फिर नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी जब मिली मेरे को फंडामेंटल के बाद वाली 200, मैं इसको 2 into 100 लिख सकता हूँ क्या, बट 100 तो n है, तो मैं 2 into n लिख लिया। फिर मेरे को नेक्स्ट साउंड जब मिला 300 पे, तो मैं 3 into 100 लिख के 3n लिख सकता हूँ क्या, क्योंकि n की वैल्यू क्या है, 100 है। फिर मैं 4n लिखूंगा, फिर मैं 5n लिखूंगा, फिर मैं 6n लिखूंगा।
तो ये जो साउंड मिला है, पहला साउंड एन पे, दूसरा 2n पे, तीसरा 3n पे, चौथा 4n पे, 5n पे, 6n पे। n के साथ कुछ है मल्टीप्लीकेशन में नंबर, ये n के साथ 1 है, ये n के साथ 2 है, ये n के साथ 3 है, ये n के साथ 4 है। तो n के साथ जो मल्टीप्लीकेशन में है उसको हम बोलते हैं फर्स्ट हार्मोनिक। अगर 1 है तो फर्स्ट हार्मोनिक, अगर 2 है तो मैं इसको बोलूंगा सेकंड हार्मोनिक, और अगर 3n है तो मैं इसको बोलूंगा थर्ड हार्मोनिक, और अगर 4 है तो मैं इसको बोलूंगा फोर्थ हार्मोनिक। समझ में आ रहा है? गेटिंग इट? बट n तो लोवेस्ट था, n को क्या नाम दिए थे हम? n का नाम क्या था? फंडामेंटल के बात का नहीं समझा। इस पे साउंड मिला, इस पे साउंड मिला, इस पे साउंड मिला, इस पे 200 पे मिला, तो 200 को मैं 2 इंटू 100 लिखूंगा। बट 100 किसकी वैल्यू है? 100 वैल्यू तो है n की, n1 नहीं, n की। 100 मतलब n होता है, n मतलब फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होता है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी मतलब लोएस्ट फ्रीक्वेंसी है क्या? लोएस्ट 100। तो ये सब पे साउंड मिला, तो मैं 200 को 2 इंटू 100 लिखूंगा, और 100 को जब अलग कर दिया तो उसकी जगह मैं n लिख लूंगा। n के साथ मल्टीप्लीकेशन में क्या है? 2, तो ये फिर सेकंड हार्मोनिक हो गया। n के साथ मल्टीप्लीकेशन में क्या है? 3, तो ये थर्ड हार्मोनिक हो गया। n के साथ मल्टीप्लीकेशन में क्या है? 4, तो ये फोर्थ हार्मोनिक हो गया। n के साथ मल्टीप्लीकेशन में 5, तो ये फिफ्थ हार्मोनिक हो गया। अब मैं बोल रहा हूँ n के साथ मल्टीप्लीकेशन में है 27, तो ये हार्मोनिक कौन सा हुआ? 27th हार्मोनिक। वेरी गुड। तो जो भी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल, n क्या है? n है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, और ये 7 इंटीजर है। क्या है? इंटीजर। तो ऑल द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड हार्मोनिक। हार्मोनिक किसको बोलना है? फंडामेंटल के इंटीग्रल मल्टीपल। n के साथ 1 है तो फर्स्ट, n के साथ 2 है तो सेकंड, n के साथ 200 है तो 200 हार्मोनिक। तो ऑल द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड एज हार्मोनिक। समझा? अब मैं उठाया फ्लूट, बांसुरी, पहला साउंड मिला 100 पे, बट दूसरा साउंड जब मिला ना वो 200 पे नहीं मिला, 300 पे। ये ऐसा किया बिहेव। नेक्स्ट साउंड जो मिला वो 500 पे मिला। तो अब मैं n फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को तो 200 बोल रहा हूँ, बट ये जो सेकंड टाइम साउंड सुनाई दिया ये 3 इंटू 100 है ना, मतलब 3n, मतलब कौन सा हार्मोनिक? हार्मोनिक कौन सा है? अरे भैया, थर्ड है कि फोर्थ है? थर्ड हार्मोनिक है ये। फिर नेक्स्ट साउंड मेरे को सुनाई दिया 5 पे, 500 पे, तो मैं इसको लिखा 5 इंटू 100, तो ये 5n लिख दिया। ये फिफ्थ हार्मोनिक है। थर्ड के बाद फिफ्थ आ रहा है, फोर्थ कहाँ गया? फोर्थ नहीं है साउंड में। जो साउंड मिल रहा है उसमें 300 वाली फ्रीक्वेंसी है, 500 वाली फ्रीक्वेंसी है, 400 वाली फ्रीक्वेंसी नहीं है। समझ में आ रहा है? अब हमको ओवरटोन किसको बोलना है? ओवरटोन ऐसी फ्रीक्वेंसी जिसका साउंड है, जो साउंड में है।
all the frequencies greater than fundamental frequency which are actually present in a given sound is called as overtones. फंडामेंटल को ओवरटोन नहीं बोलोगे, अदर देन, ग्रेटर देन फंडामेंटल। पहला साउंड सुनाई दिया था 100 पे, तो ये फर्स्ट हार्मोनिक है। बट दूसरा साउंड सुनाई दिया 300 पे, तो ये फर्स्ट ओवरटोन है। और अगर दूसरा साउंड सुनाई देता 200 पे, तो ये होता फर्स्ट ओवरटोन। थर्ड साउंड कब मिला? 500 पे। नीचे थर्ड साउंड कब मिला? 300 पे। तो ये है सेकंड ओवरटोन, ये है सेकंड ओवरटोन। चलो इसको और अच्छे से समझ में आ जाएगा जब हम स्ट्रिंग का वाइब्रेशन देखेंगे ना, मोड्स ऑफ वाइब्रेशन इन केस ऑफ स्ट्रिंग, तो ये समझ में आ जाएगा। अभी डेफिनेशन याद रखो, ये सब क्लियर हो जाएगा आगे। नेक्स्ट है एंड करेक्शन। क्या है? एंड करेक्शन। अब एंड करेक्शन थोड़ा सी मसले वाला है। मसले वाला क्या है? ये कुछ ना कुछ करेक्शन करना है। चलो बता देते हैं। ये एक एयर कॉलम है। एयर कॉलम में जब आप साउंड प्रोड्यूस करते, जब इसमें कुछ साउंड वेव इंटर होती है तो हमको साउंड सुनाई देता है। साउंड वेव नहीं, एयर इंटर होती है तो हमको साउंड सुनाई देता है। फ्लूट में फूकते हैं तो साउंड सुनाई देता है ना। फ्लूट सुने हो क्या? बांसुरी। हाँ, वो एयर कॉलम है। उसमें हवा फूके तो साउंड सुनाई दिया, तो वो क्या है? एयर कॉलम है। अब एयर कॉलम ना दो टाइप का होता है। एक होता है ओपन एंड और एक होता है क्लोज्ड एंड। ये टाइप का एयर कॉलम भी क्या देगा? साउंड देगा। और एक एयर कॉलम में दोनों एंड ओपन रहेगा। यहां से हवा जा रही है, यहां से बाहर आ जाती है, तो इसको हम बोलते हैं पाइप ओपन एट बोथ एंड। ओपन एट बोथ एंड्स, ये है पाइप ओपन एट बोथ एंड्स। और ये क्या है? पाइप क्लोज्ड एट वन एंड। अब इसको ना एक एंड पे क्लोज है तो मैं इसको क्लोज्ड एंडेड पाइप भी बोल सकता हूं। इसको क्लोज एंडेड पाइप बोलेंगे और इसको ओपन एंडेड पाइप बोलेंगे। समझ में आ रहा है? क्लोज्ड एंडेड मतलब कितने एंड क्लोज्ड है। क्लोज्ड एंडेड दोनों कभी नहीं क्लोज रहेंगे। दोनों क्लोज रहेंगे तो हवा जाएगी नहीं। क्लोज एंडेड पाइप का मतलब एक एंड क्लोज है, एक एंड ओपन है। ओपन एंडेड पाइप का मतलब दोनों एंड ओपन है। समझ में आ रहा है? समझा क्या? हम्म। तो अब हमारी टेक्स्ट बुक जो है वो क्या बोलती है? हमारी टेक्स्ट बुक बोलती है कि बाउंड्री कंडीशन है, बट वहां पे करेक्शन है। बाउंड्री कंडीशन क्या है कि एक पाइप का क्लोज्ड एंड है, एक पाइप का ओपन एंड है, तो क्लोज्ड एंड पे हमेशा नोड बनेगा। क्लोज्ड एंड पे हमेशा नोड बनेगा। नोड का मतलब क्या हुआ? व्हाट डू यू मीन बाय नोड? और ओपन एंड पे हमेशा
एंटी नोड बनेगा। दिस इज द बाउंड्री कंडीशन। Nodes are always formed at closed end of a pipe। पाइप का जो एंड क्लोज रहेगा वहां पे नोड बनने वाला है, पाइप का जो एंड ओपन रहेगा वहां पे एंटी नोड बनने वाला है। समझ में आ रहा है? ये अपने को समझ में भी आता है ना, क्योंकि क्या होने वाला है, पार्टिकल्स वाइब्रेट करेंगे। ये एक पार्टिकल है, ये वाइब्रेट कर रहा है, ये एक पार्टिकल है, ये वाइब्रेट कर रहा है, ये एक पार्टिकल है, ये भी वाइब्रेट कर रहा है, और एक पार्टिकल ना जस्ट वॉल से पहले है। तो जो डायरेक्शन में वेव जा रही है वही डायरेक्शन में ये वाइब्रेट कर रहे हैं। मतलब कौन सी वेव है? लॉन्गिट्यूडनल वेव है। समझा क्या? ये पार्टिकल्स का वाइब्रेशन हो रहा है। अब ये वाला पार्टिकल्स का एम्पलीट्यूड ज्यादा रहेगा, इसके पास वाइब्रेशन के लिए स्पेस ज्यादा है, या ये वाला पार्टिकल इसके पास स्पेस ज्यादा है? किसके पास स्पेस ज्यादा है? ये फर्स्ट वाला, ये सेकंड वाला, दो है। फर्स्ट वाले के पास ज्यादा फ्रीडम है वाइब्रेट करने की, या सेकंड वाले के पास? सेकंड वाले के पास जगह ज्यादा है मोशन की। सेकंड वाला नीचे तक आएगा, फिर ऊपर भी जाएगा, नीचे तक आएगा, फिर ऊपर भी जाएगा। फर्स्ट वाले के पास तो जगह ही नहीं है, उसके बाद वॉल स्टार्ट हो गई है। तो फ्रीडम ऑफ वाइब्रेशन नोड के पास जो है वो कम होती है। नोड क्लोज्ड एंड के पास जो पार्टिकल्स है, यहाँ पे जितने भी पार्टिकल्स रहेंगे उनकी फ्रीडम ऑफ वाइब्रेशन कम होगी या नहीं होगी। उनके पास, दे आर नॉट फ्री टू वाइब्रेट, बट एंटी नोड वाले के पास फ्रीडम ऑफ वाइब्रेशन या ओपन एंड के पास फ्रीडम ऑफ वाइब्रेशन ज्यादा है। तो यही से हम ये बाउंड्री कंडीशन लिखते हैं, एंटी नोड आर ऑलवेज फॉर्म एट ओपन एंड ऑफ पाइप। नोड हमेशा क्लोज्ड एंड पे बनेगा, एंटी नोड हमेशा ओपन एंड पे बनेगा। कुछ डाउट है तो अभी पूछ लो, आगे बढ़ते हैं। कुछ डाउट है किसी को तो पूछो, नो डाउट। ओपन एंडेड मतलब ये बात नहीं है, ओपन एंडेड नहीं लिखना है, ओपन एंड लिखना है। आदिल को ओपन एंडेड पाइप बोल रहे हो? नोड बनेगा, बीच में बनेगा। एग्जैक्टली अच्छा, ये जो कंडीशन मैं पढ़ा रहा हूं ना वो एंड कंडीशन है, मतलब ओपन एंड। ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड नहीं है, ओपन एंड। ये है ओपन एंड ऑफ द पाइप, ये है क्लोज्ड एंड। तो क्लोज जब भी रहेगा एंड, जब भी एंड क्लोज रहेगा वहां पे एंटी नोड, दोनों एंड ओपन रहेगा तो दोनों जगह एंटी नोड बनेगा, और फिर बीच में नोड बन जाएगा, क्योंकि नोड और एंटी नोड अल्टरनेटली फॉर्म होते हैं। दोनों साइड एंटी नोड, आदिल दोनों साइड एंटी नोड, बट बीच में नोड बन जाएगा। चलो, तो अब जो पढ़े हैं हम उसको थोड़ा सी करेक्ट करते हैं। अब हमारी टेक्स्ट बुक एक और चीज बोलती है कि ये जो ओपन एंड है
एंटी नोड एग्जैक्टली ओपन एंड पे नहीं बनता है, वो ओपन एंड से थोड़ा सी ऊपर बनेगा। यहाँ पे ओपन एंड यहाँ तक है तो एंटी नोड ऊपर बनेगा। नोड तो हमेशा एग्जैक्टली क्लोज्ड एंड पे बनेगा, बट एंटी नोड क्या बनने वाला है, थोड़ा सी ऊपर, जरा सी ऊपर बनता है। वेरी गुड। और ये जो डिस्टेंस है इसको ही तो हम एंड करेक्शन बोलते हैं। एंटी नोड्स आर formed beyond a certain distance after open end। एग्जैक्टली ओपन एंड पे नहीं बनेगा, बियॉन्ड अ सर्टन डिस्टेंस मतलब सर्टन कुछ डिस्टेंस के बाद बनेगा। और वो जो डिस्टेंस है between open end and empty node is called as end correction। Distance between open end of the pipe and empty node is called end correction। समझ में आ रहा है क्या? समझ गए क्या? Distance between open end of the pipe and empty node is called as end correction। चलो ठीक है। ओपन एंड के कुछ डिस्टेंस के बाद एंटी नोड बनता है, वो डिस्टेंस को मैं एंड करेक्शन बोलूंगा। गॉट इट? दिस डिस्टेंस इज योर एंड करेक्शन। क्या पढ़े थे हम कि एग्जैक्टली नोड तो क्लोज एंड पे बनेगा, बट एंटी नोड कहां पे बनने वाला है, ओपन एंड से कुछ डिस्टेंस के बाद बनने वाला है। हम क्या बोल रहे हैं, एंटी नोड ओपन एंड के कुछ डिस्टेंस के बाद बनने वाला है। तो जो ओपन एंड जहां पे खत्म हुआ है उसके कितने डिस्टेंस के बाद एंटी नोड बना है, वो डिस्टेंस को मैं क्या बोलूंगा, एंड करेक्शन। डिस्टेंस बिटवीन ओपन एंड ऑफ द पाइप एंड एंटी नोड इज कॉल्ड एज एंड करेक्शन। एंटी नोड आर फॉर्म्ड बियॉन्ड अ सर्टेन डिस्टेंस आफ्टर ओपन एंड। एंटी नोड ओपन एंड के कुछ डिस्टेंस के बाद बनते हैं। कितने डिस्टेंस के बाद बनते हैं, वो जो डिस्टेंस है एंटी नोड और ओपन एंड के बीच का, उसको ही मैं एंड करेक्शन बोलता हूं। अभी विशाल को समझा क्या? अब एंड करेक्शन का ना कुछ फॉर्मूला है, वो पढ़ लेते हैं। अब मैं लिखता हूं फॉर अ पाइप क्लोज्ड एट वन एंड। पाइप क्या है, एक एंड पे क्लोज है। अगर पाइप एक एंड पे क्लोज है मतलब एक ही एंड है ओपन, तो यहाँ पे जो पाइप की लेंथ है वो स्मॉल एल, राइट। और फिर ये ओपन एंड के बाद ये यहाँ तक ओपन एंड है। इसके बाद मैं बोला एंटी नोड यहाँ तक आ गया, और ये डिस्टेंस को हम क्या बोल रहे हैं, ई। तो मेरे को करेक्टेड लेंथ का फॉर्मूला लिखना है। करेक्टेड लेंथ ऑफ वाइब्रेशन, ये टोटल वाइब्रेशन नोड और एंटी नोड के बीच का डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस क्या हो गया, यहां से यहां तक।
तो ये टोटल डिस्टेंस हम कैसे लिखेंगे, स्मॉल एल प्लस ई लिखेंगे। तो करेक्टेड लेंथ इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द पाइप, पाइप की लेंथ प्लस एंड करेक्शन, एंड करेक्शन। तो कैपिटल एल इज इक्वल टू स्मॉल एल प्लस ई, और ई किस पे डिपेंड होता है, डायमीटर पे डिपेंड होता है। डी क्या है, ये एयर कॉलम का डायमीटर, डायमीटर ऑफ पाइप, पाइप का डायमीटर, समझा। ये क्लोज्ड रहेगा तो ये रहेगा फॉर्मूला। अब पाइप दोनों एंड से ओपन है, ये भी ओपन है, ये भी ओपन है, यहाँ भी एंटी नोड, यहाँ भी एंटी नोड, बट कुछ डिस्टेंस के बाद। तो बीच में क्या बनने वाला है, नोड बनने वाला है। ये पाइप यहाँ तक खत्म हो गया, ये डिस्टेंस, ये पाइप यहाँ तक खत्म हो गया, ये डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस हो गया ई, ये डिस्टेंस हो गया ई, और पाइप की लेंथ जो है वो है स्मॉल एल। तो अब जब मैं करेक्टेड लेंथ लिखूंगा एल प्लस ई, ये टोटल लेंथ को ही हम करेक्टेड लेंथ बोल रहे हैं। ये एल, ये ई और ये ई, तो एल प्लस 2e। और ई का फॉर्मूला हमेशा होता है 0.3 इंटू डी। वॉट इज डी, वॉट इज डी, डायमीटर ऑफ पाइप, समझा क्या। ये किसके लिए है, फॉर अ पाइप ओपन एट बोथ एंड्स, दोनों एंड पे जब ओपन रहेगा तो ये फॉर्मूला। ये आगे यूज होने वाला, इस पे क्वेश्चन नहीं आएगा। ये जो आप ओपन एंड और क्लोज एंड पढ़ रहे हो ना, ये कल वाले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे बहुत डिटेल में, जहां पे हम ये फॉर्मूला यूज कर रहे होंगे। अभी सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है, डिफाइन एंड करेक्शन या व्हाट इज एंड करेक्शन। एक मार्क्स का क्वेश्चन पूछ सकता है कि एंड करेक्शन क्या होता है, अदरवाइज कुछ नहीं पूछेगा इस पे। ये सब फॉर्मूला आगे यूज करने वाले हैं। चलो एक जल्दी से ये दे दो मेरे को, ब्रेकआउट लेना है, हो रेडी। चलो बेसिक ही क्वेश्चन है, 60 सेकंड, जल्दी से आंसर दो। किसका किसका जवाब आया है सही, अरे किसी का जवाब सही नहीं है। ट्रांसफर्स वेव मेनली सॉलिड्स में से पास होती है, लिक्विड और गैसेस में से नहीं पास होती। ट्रांसफर्स वेव को मीडियम क्या चाहिए होता है, सॉलिड, और लॉन्गिट्यूडनल वेव तीनों में से पास होगी, बट ट्रांसफर्स वेव मेनली passes थ्रू और ट्रैवल थ्रू सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। टाइम चले गया था। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही। अब बाकी जो एंड करेक्शन आज पढ़े ना, वो कल अप्लाई करेंगे। कल वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, एयर कॉलम में मोड्स ऑफ वाइब्रेशन क्या होते हैं, स्ट्रिंग के मोड्स ऑफ वाइब्रेशन क्या होते हैं, वो सब कल पढ़ने वाले हैं। और उसमें से एक ना एक क्वेश्चन आता ही है बोर्ड में, तो कल का लेक्चर मिस मत करना। चलो टाटा बाय बाय।